सो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो लेक्चर है वो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी आपदा आता है, आपदा के लिए पहले रूप से क्या बोलते हैं उसका पूर्ण रूप से प्रबंधन करना, उसके लिए प्लान बनाना और उसके लिए तैयारी करना, ये हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। मेरा नाम विशाल कुमार नारनोली है, डॉक्टर विशाल कुमार नारनोली। मैंने पीएचडी किया है एनआईटी पटना से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। अब हम बात करते हैं कि हम क्यों डिजास्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर को क्या ज़रूरत है। दूसरी बात है कि इसमें प्लानिंग और मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और प्रिपेयर किस चीज़ के लिए हमको होना। तो दोस्तों देखिए, अगर ये पूरे के पूरे एक्यू का सिलेबस देखिएगा, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो उसका बेसिक जो आउटकम है उनको एक्यू को ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने का, तो वो पहला है कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो पहले की अंडरस्टैंड करें कि क्या कॉन्सेप्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, व्हाट पहले तो डिजास्टर क्या होता है उसके बारे में जानना, साथ ही साथ हैजार्ड क्या होता है वो जानना, किन कारण से डिजास्टर आता है, ठीक है, वो जानना, नेचुरल हैजार्ड क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड क्या होता है, जियोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है, एनवायरमेंटल हजार्ड क्या होता है, ये जानना, रिस्क में क्या अंतर होता है, कैपेसिटी में क्या अंतर होता है, रिस्क डेंजर इनके डिफरेंसेस को जानना है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि हम रिस्क में हैं और किसी चीज को डेंजर में, दोनों शब्द हम जनरली आम बोलचाल की भाषा में रिस्क हो डेंजर हो, हम लोग उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि दोनों को सामान्य भाषा में एक मानते हैं, पर असल में रिस्क और डेंजर दो अलग अलग चीज होती हैं, दोनों का अलग अलग क्या बोलते हैं कि इम्पैक्ट होता है। अगर आपको पता है कि आपके जो भी आगे प्रॉब्लम है या जो भी आगे जो सर्कमस्टांसेस है उसकी ऑकरेंस की, यानी कि उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और उससे जो होने वाला नुकसान है उसको भी अगर आप असेस कर सकते हैं, तो वो रिस्क में आता है कि आप कितने रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि जो सटोरिये होते हैं या जो जुआरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क को असेस करते हैं कि हाँ हम कितने पैसे को लगा सकते हैं। सेम होता है केस फॉर द एग्जांपल, अगर आप लगाते हैं पैसे को स्टॉक में, तो स्टॉक में भी आप रिस्क को, यानी कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप वहां पर रिस्क को सेट असेसमेंट करते हैं, मतलब कि उसके भी कितना रिस्क ले रहे हैं उसको आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ अगर मैं यहाँ पर इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें अगर कल ये पैसे डूब जाते हैं, कल ये पैसे अगर खत्म हो जाते हैं तो मुझे कितना का नुकसान होगा, क्या मैं ये चीज को ले सकता हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटी है इन पैसों का डूबने का या इन पैसों का नुकसान होने का या ये असेट का खराब होने का, तो ये आता है रिस्क में। अब डेंजर क्या होता है, डेंजर होता है कि हाँ कहीं पे आप व्हीकल चला रहे हो, व्हीकल चलाते चलाते में आपको पता चले कि आगे का जो टर्निंग है वहां पर क्या बोलते हैं कि बहुत शार्प टर्निंग है, फिर भी वहां पर आप स्पीड को स्लो नहीं करते हो, वहां पर आप गाड़ी को तेज चला रहे हो, तो वहां पर अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आगे में नुकसान होने वाला है। अब उससे आपका भी जान माल का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, दूसरे का भी लाइफ डैमेज हो सकता है, बहुत तरह की चीजें वो डेंजर में आती हैं। हजार्ड भी होता है, हजार्ड क्या हो, थ्रेट क्या होता है, थ्रेट है कि जैसे कि आपने एक सांप को हाथ में पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल आप एक सांप है, वो सांप क्या बोलते हैं नॉर्मल वैसे अपना जा रहा है अपने रास्ते पे, आपने उसको पकड़ लिया, आपने उसको पकड़ के एक थ्रेट को आमंत्रित, यानी कि एक आपदा को या एक तरह का थ्रेट को अपने के लिए निमंत्रण दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो सांप पॉइजनस हो गया, अगर वो सांप पॉइजनस रहा तो वो काटेगा तो आपकी लाइफ पे संकट आ सकता है, भले आप तत्काल नहीं मरे पर आपको पीड़ा झेलना पड़ सकता है, या अगर सांप बहुत ज्यादा खतरनाक है तो आप मर भी सकते हैं। तो ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है। अब हमारे जो हैजार्ड्स होते हैं या नेचुरल डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर होता है किसी भी तरह की आपदा आना। आपदा कब आती है, जो आपको जो नेचुरल जो वोल्केनो है, यानी ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, अर्थ यानी कि भूकंप आना, ये सब तो क्या बोलते हैं एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि प्राकृतिक एक क्या बोलते हैं कि फिनोमेना है जो कि या प्राकृतिक इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये व्यवस्था है जो कि होती रहती है। पर ये आपदा कब बनती है, ये आपदा तब बनती है जब ये जो व्यवस्था है या ये जो फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है, ये आपको इस तरह से अकर करती है, इस तरह से ये रूप प्रारूप में आती है कि जिससे कि ये किसी आदमी के जीवन पे नुकसान पहुंचा सके,
किसी प्रजाति के ऊपर नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, पैसे का आर्थिक नुकसान पहुंचाए, इस तरह के अगर नुकसान पहुंचाते, जैसे कि अगर भूकंप आया किसी जगह पे कोई रहता नहीं है, तो वहां पर भूकंप आके अगर चला भी जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहां पे ना कोई बिल्डिंग डैमेज हो रही है, ना वहां पर कुछ आपका क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वहां पर अगर अर्थक्वेक आया भी है तो उससे कोई डैमेज तो हो नहीं रहा है। जो नेचुरल प्लांट और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना अपना जगह पे चले गए, क्योंकि उनका व्यवस्था सेट है, वो एक बहुत बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। अब आपको क्या लगता है कि जब भूकंप आता होगा तो क्या हाथी भागता नहीं है? भूकंप आने के पहले हाथी जानवर सब अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि वो क्रमिक विकास से वो देख के आए हैं कि अगर इस तरह का कोई प्रोसेस होगा या इस तरह का कोई फेनोमेना होगा तो हमको किस तरह से अपना बचाव करना है। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खुले मैदानों में रहते हैं, वो खुली जगहों पे रहते हैं। ये डिजास्टर होता किसके लिए? अगर भूकंप आया तो डिजास्टर किसके लिए? वो है एक बड़े शहर के लिए डिजास्टर है, एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड शहर के लिए, यानी कि बहुत ही सघन घनत्व वाले शहरों के लिए है या कस्बों के लिए। क्योंकि जब भूकंप आया, जो आपको चट्टानों का जो टूटना होता है वो हो गया, भूस्खलन जिसको क्या बोलते हैं हम लैंडस्लाइड कहते हैं, वो सब जो होता है उससे क्या होता है कि उससे जब आदमी का लॉस हो रहा है, आदमी की लाइफ का लॉस हो रहा है, साथ साथ में आदमी के जीवन पे नुकसान पहुंच रहा है, आदमी के असेट पे या आदमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या बोलते हैं नुकसान, तब फिर वो जाके वो हैजार्ड बन जाता है, डिजास्टर बन जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस कोर्स में आप ये भी पढ़िएगा कि कितने कैटेगरीज के होते हैं, कितने टाइप के डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके क्या क्या चैलेंजेस हम पोस्ट करते हैं डिजास्टर्स के रिलेटेड, कि क्या क्या उनकी चुनौतियां हैं। हर डिजास्टर की एक अलग चुनौती होती है। जैसे कि अगर आपको बाढ़ आ गया किसी जगह पे, तो बाढ़ आने का सबसे बड़ा चुनौती क्या होता है? पहले तो पानी को बाहर निकालना। दूसरी क्या है, बाढ़ के आने के बाद एक वहां पर जो माहौल बनता है वो एक डैम्पी और क्या बोलते हैं बहुत मार्शी माहौल बन जाता है, यानी कि आपको दलदली माहौल बन जाता है। तो वो दलदली माहौल क्या करता है कि जो आपको मॉस्किटो होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मच्छर कहते हैं, या जो रोगाणु फैलाने वाले जो जानवर होते हैं, जो बहुत तरह की बीमारियां फैलाते हैं, उन बीमारियां फैलाने वाले जानवरों के विकास का वो एक केंद्र बन जाता है। जिससे क्या होता है कि डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियों का प्रचुर मात्रा में फैलाव होता है। साथ साथ में पीने का पानी का संकट आ जाता है, क्योंकि बाढ़ में पानी तो प्रचुर मात्रा में आता है, पर वो पानी गंदा होता है जिसको आप पी नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम आती है। सेम चीज आपका अर्थक्वेक का संग होता है। अगर भूकंप आ गया तो भूकंप आने पे बिल्डिंग टूटेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, पर उसके टूटने के बाद जो लोग उनमें फंस गए हैं या जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों को पहले तो निकालना। उसके बाद जो भी मलबा है उस मलबे को सही जगह पे क्या बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं उसको हटाना, उसके या उसका निस्तारण करना। उसके बाद वहां पर जो भी डैमेज हुआ उस डैमेज का क्या बोलते हैं कंपनसेट करना सरकार के द्वारा, या कुछ एक रिलीफ पैकेज देना। फिर लोगों को क्या बोलते हैं उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, क्योंकि बहुत लोग अपने करीबी लोगों को खो देते हैं, अपने क्या बोलते हैं धन संपत्ति का उनका नुकसान होता है, उनको वो चीज में हेल्प करना। फिर उनको एक बहुत लंबे समय तक काउंसलिंग देना। देखिए डिजास्टर अगर आता है तो वो तो क्षणिक होता है, जो भी प्राकृतिक आपदा होती है वो क्षणिक होती है, पर उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं या उसकी जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी चलती है, और वो एक बहुत निरंतर चलने वाली स्थिति है। कि वहां पर फिर लोगों को बहुत लंबे समय तक, क्योंकि आप डिजास्टर क्षणिक होता है, मगर जो उसके इफेक्ट होते हैं या उसके जो घाव होते हैं वो लंबे होते हैं, वो लोगों के बहुत समय तक उनके जहन में रह जाते हैं। तो उन चीजों को किस तरह से टैकल करना वो भी है। साथ ही साथ कि हम अगर डिजास्टर को अगर मैनेज करना चाहते हैं उसके लिए हमको क्या क्या स्किल सेट चाहिए, यानी क्या क्या हमको आना चाहिए कि हम डिजास्टर को मैनेज कर सके, हमको किस तरह के चीजों को सीखना चाहिए कि हम डिजास्टर में। देखिए अगर आप डिजास्टर को मैनेज करना सीख गए तो ये आपके समाज के लिए, आपके राज्य के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए एक नए आर्थिक पहलुओं को खोलती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सीख लेते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जिनके पास ये स्किल सेट नहीं है या ये गुण नहीं है कि वो इन चीजों के लिए दोबारा एक फिजिबल है कि वो लोग कर सके। जब आप उसमें उस चीज में महारत हासिल कर लेते तो आप उस चीज से फिर अर्निंग का भी एक सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हाल ही के दिनों में आपने बाढ़ के बारे में बहुत सुना होगा कि देश के कुछ जगहों पे बिल्कुल सूखा पड़ा है,
कुछ जगह पे बाढ़ बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा गई। खास करके अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलिएगा, नॉर्थ ईस्ट या क्या बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ चलिएगा भारत के, जिसमें बिहार आता है, आसाम आता है, आपको वेस्ट बंगाल आता है, बिहार असम वेस्ट बंगाल, या नेपाल का जो एरिया है, वो जो नेपाल से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं वो एरिया, या उत्तर प्रदेश का क्या बोलते हैं कि आपको जो पूर्वांचल का एरिया है वो। तो ये जो एरियाज है ये बहुत ज्यादा रूप से फ्लड से यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेपाल का पानी है वो, नेपाल एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके से आने वाला पानी वो भी बिहार के राज्यों में आता है। साथ साथ में बिहार में खुद भी अपनी, बिहार की बहुत सारी ऐसी सहायक नदियां हैं जो गंगा की और जो दूसरी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं। आपको बंगाल का जो आपको दुख कहा जाता है, जिसको सौरो बंगाल कहते हैं, यानी कि जो वहाँ की तीस्ता नदी है वो भी एक क्या बोलते हैं वहाँ की संकट करती है। आपको पता है कि तीस्ता प्रोजेक्ट को आज कितने सालों से क्या वहाँ पर वो प्रोजेक्ट चला पर वो कंप्लीट नहीं हो पा, वो वहाँ का क्या बोलते हैं सौरो कहलाता है। तो ये कुछ नदियां हैं जब अपने उफान पे आती तो बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। अब असम बिहार जैसे राज्य है इनकी में हर साल बाढ़ आती है, इनके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं। क्यों चर्चाएं नहीं होती जनमानस में? चर्चा नहीं होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि जब जो चीज रेगुलर आती है, रेगुलर आने वाली चीजों को आप कभी भी न्यूज में नहीं आती है, पर जो इसके चलते जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो हर साल ज्यादा होता है। चेन्नई की बाढ़ एक बार आई पर उसके वो पूरी की पूरे दुनिया में कवर किया गया उसको, क्योंकि वो पहली बार आई थी। वो उस चीज के लिए वो लोग सोचे नहीं थे। पर हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है। तो जिन राज्यों में या जिन शहरों में या जिन देशों में जो बाढ़ या क्या प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती है, उन राज्यों का ये दायित्व बनता है, उन राज्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा, आपदा प्रबंधन के लिए बहुत एक सघन रूप से काम करे। क्योंकि अगर हर साल अगर आपके यहाँ आपदा आ रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या उस चीजों का आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या उसके लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपको इकोनॉमिक लॉस होगा, आपके क्या बोलते हैं जनमानस का लॉस होगा, या आपके जनमानस में आपके प्रति एक नकारात्मक पहलू जाएगी कि नहीं कि हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं। फिर लोगों का उत्साह कम होगा, लोग अपने राज्य के प्रति या अपने देश के विकास के प्रति उतनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि जब भी आपदाएं आती है वो एक परिवार को एक पीढ़ी पीछे लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी आप फोटो कटिंग्स देख सकते हैं। ये आपको कुछ आपने आज से कुछ साल पहले भी सुना होगा कि पटना में बाढ़ आ गई। अब ये बाढ़ भी कृत्रिम थी। क्यों कृत्रिम थी? क्योंकि पटना में बहुत सारे ऐसे नाले हैं या बहुत सारे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें प्लास्टिक फेंकने के कारण वो चोक हो गए, या कुछ कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ तो इस कारण से वो चोक हो गए। तो इनके कारण भी एक आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल फ्लड का सिस्टम क्रिएट हो गया। बहुत जगह सही में बाढ़ आती है, जैसे कि आपको असम हो गया, सिलीगुड़ी वाला एरिया हो गया, यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है और भूस्खलन बहुत होते हैं। ये तो कुछ पिक्चर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरिया है पूरा का पूरा ये पानी में डूब चुका है। यहाँ पर ये सड़क डूब चुकी है। यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, इनकी बाइक्स खराब हो चुकी है, बाइक फंस चुकी है। यहाँ पर लोग तैर के पार कर रहे हैं। यहाँ पर लोग, यहाँ पर पूरा पूरा रोड आपको टूट चुका है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बोट के माध्यम से तैर के पार कर रहे हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे। अब पहले जो मॉड्यूल होगा उस पहले मॉड्यूल में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है डिजास्टर, क्या होता है हैजार्ड, क्या होता है, इनके अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे, यूएन के कुछ अपने डेफिनेशंस, उन डेफिनेशंस को देखेंगे समझेंगे। फिर क्या वल्नरेबिलिटी होती है, वल्नरेबल किसको कहते हैं हम लोग, रिस्क कितना होता है, सीवियरिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और कैपेसिटी इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले डिजास्टर का एक साइकिल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। डिजास्टर का साइकिल क्या है? डिजास्टर का साइकिल वैसा साइकिल है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है प्लानिंग करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इसमें हम प्लान करते हैं और मैनेज करते हैं इंटीग्रेटेड, यानी कि पूरी एक मिला के हम काम करते हैं। इसमें क्या कि पहले हम डिजास्टर आने के पहले एक प्लान सेट करते हैं और डिजास्टर आने के बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से हम करते हैं। तो इसमें है 4 E's, 4 P's और 4 R's। ठीक है, 4 E, 4 P, 4 R। तो 4 E किस में आता है? 4 E आता है आपको प्री डिजास्टर एजेंडा में। इसमें क्या होता है? इमरजेंसी नीड को असेस करना।
ठीक है, कि आपको आपातकाल में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने आपके पास स्टैंड बाय में आपके पास आपातकालीन या रेडी टू मेड आपके पास हॉस्पिटल के बेड्स होने चाहिए, कितने आपके पास पीने का पानी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, रेस्क्यू करके आप कहाँ पर अपना रेस्क्यू कैंप लगाइएगा, इन चीज़ों का असेसमेंट करना। फिर एम्पावर करना, साथ साथ में लोगों को सिखाना कि हाँ अगर ऐसा कोई आपदा आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे क्या बोलते हैं भूकंप आ जाए, चाहे आपको ओलावृष्टि हो जाए, चाहे आपको बिजली गिर जाए, इन सभी केसों में हम किस तरह से लोगों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन फैलने से बचा सकते हैं, ये सब चीज एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप करना, अर्ली वार्निंग यानी कि पहले से ही आपको वार्निंग मिल जाए, किसी भी तरह के डिजास्टर आने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या एक दिन पहले आपको सूचना मिल जाए कि हाँ ये प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जिसके लिए आप मिशन मोड में तैयारी कर सको, या क्या बोलते हैं जिसमें आप क्या बोलते हैं तुरंत इवैक्यूएशन का प्लान कर सको। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर एनवायरमेंट को या पर्यावरण को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए कि हम जो प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं उनसे जो नुकसान हमें होते हैं उनको हम कम कर सकें, ये सब प्री डिजास्टर में आते हैं। फिर 4 P's आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेशन, प्रिडिक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। प्रिजर्वेशन मतलब कि जो भी हमारे संसाधन है उनको हम आपदा के समय में किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कि हाँ कि अगर कोई आपदा आ जाए या किसी तरह का संकट आ जाए तो उसमें हम किस तरह से उन चीज़ों को सुरक्षित रख सके, उस पर हम काम करें। साथ साथ में आपदा आने के पहले उनका प्रिडिक्शन कर सके कि हाँ ये आपदा आ सकती है, भूकंप आने के इतने चांसेस है, बाढ़ आने के इतने चांसेस है, अधिक वर्षा होने के इतने चांसेस है, सूखा पड़ने का इतना चांस है। तो इन सब चीज़ों के प्रिडिक्शन कर सकें, इन चीज़ों को हम पहले से जान सकें। और इन चीज़ों को जानते कैसे, देखिए कोई भी अगर डिजास्टर आता है या कोई भी आपदा आती है उसका एक पैटर्न होता है। जब उस पैटर्न को हम लॉजिकली या कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा जब हम एनालाइज करते हैं तो हम आगे जब सेम पैरामीटर से आगे जब सेम स्थितियां दोबारा उत्पन्न होंगी तब हम पता कर सकते हैं कि हाँ अगर सेम स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों पे हमको काम करना पड़ता है ये प्रोडक्शन मॉडल्स डेवलप करने के लिए। साथ साथ में अगर हमको पता चल जाए तो उसको उसके रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, या उसका इफेक्ट जो हो उसको कम करने के लिए हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ भी हमको स्टडी करना पड़ता है। अगर आपदा आ गई तो आपदा आने के पहले हम कितने तैयार हैं उसकी प्रिपरेशन करना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो बाढ़ आने की स्थिति में हम कितने तैयार हैं, हमारे कितने रिलीफ कैंप चल रहे हैं, पीने का पानी हमने कितना व्यवस्था कर, फर्स्ट एड मेडिकल किट कितना रखा है हमने, फूड सिक्योरिटी के लिए खाद्यान्न कितना रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों को हम प्रिपेयर्डनेस में आते हैं। फिर अगर डिजास्टर आ गया, इन केस मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया जैसे भूकंप आ गया या क्या बोलते बाढ़ आ गई या बिजली गिर रही है, तो अगर आ गई तो उस केस में लोगों को वहां से रेस्क्यू करना, बाहर निकालना, उनको रिलीफ कैंप तक पहुंचाना, घरों को वापस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस क्रिएट करना, फिर उनका पुनर्विस्थापन करना, ये सब आता है पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि यानी कि इस पूरे पूरे सब्जेक्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा मॉड्यूल 2 जो मॉड्यूल 1 में ही जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसमें हम अलग अलग टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ वेरी नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।